वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई की ओर। जी हां, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की वास्तविक जो स्थिति है उससे रूबरू कराया जाए और इसी कड़ी में आज हमारे साथ तेज तर्रार शिवसेना की विधायक हैं मनीषा कायंदे जी, जो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रही है, लोकप्रिय हैं। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना की महामारी के बीच में कार्य किया, लोग इनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि वर्तमान में वहाँ क्या स्थिति है। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्ते जी मनीषा जी, क्योंकि लगातार आपके बारे में कहा जा रहा है कि कोरोना की इस महामारी में आप जिस तरह से लोगों के बीच में रही हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है। अब क्या स्थिति आपको लगती है मुंबई की? देखिए, सबसे पहले तो जो कोरोना की महामारी जो महाराष्ट्र में जो सेकेंड वेव थी, वो सेकेंड वेव अभी भी जारी है, मगर उसका ग्राफ अभी बहुत ही नीचे आ चुका है। जी। और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे, इनको ये श्रेय जाता है। और महाविकास आघाड़ी सरकार के सभी नेता, सभी आमदार, विधायक और जो मुंबई में जितने भी सारे नगर सेवक है, हर एक नगर सेवक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है। और इस महामारी से जूझने के लिए जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स, डीन, ये सारे नर्सेज, वार्ड बॉयज, आयाबाई और सारे पुलिस फोर्स, ये जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का इसमें श्रेय है। बिल्कुल मनीषा जी, क्योंकि लगातार सारी चीज़ें आपने बड़े नज़दीक से देखी है, बहुत सारी स्थिति वहाँ पर बिगड़ी भी, फिर सही भी हुई और लगातार संघर्ष जारी है अभी भी। एक टेस्टिंग की व्यवस्था को लेकर सवाल रहे हैं, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? और जो वैक्सीन है, वैक्सीन को लेकर तो लगातार भ्रम की स्थितियाँ रही हैं और हम कहेंगे कि आज उसी वैक्सीन की बदौलत देखिए लोगों की जान भी बच रही है, तो उसकी क्या स्थिति है वहाँ पर आपको लगती है? जी देखिए, जैसे 1.5 साल पहले जब कोरोना ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया, तब मुंबई महाराष्ट्र में सिर्फ 2 टेस्टिंग सेंटर्स थे। आज लगभग 600 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, कोरोना डिटेक्शन सेंटर्स। अलग अलग टेस्ट होते हैं, 2 प्रकार की जो टेस्ट है, एक तो RT-PCR है और दूसरी जो एंटीजन टेस्ट है। तो इसकी मात्रा इतनी बढ़ गई है कि हर एक जिला क्षेत्र में, तालुका लेवल पर ये टेस्टिंग सेंटर्स हमारे पहुंच गए। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो महाराष्ट्र सरकार की है। दूसरी उपलब्धि है जो वैक्सीन की स्थिति। अब वैक्सीन की स्थिति तो आपको पता है कि जितनी भी सारी परमिशंस है, वो ICMR है, WHO है, इनके गाइडलाइंस फॉलो करके सारे राज्यों में वैक्सीन दिए जाते हैं। जी। महाराष्ट्र तो पूरी तैयारी में है कि हमारे 12.5 करोड़ जो लोग हैं उनको वैक्सीन दे। अब तो ऐसी है कि छोटे बच्चों को भी इसकी देने की जरूरत पड़ेगी, मगर केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है वो बहुत ही प्रश्न चिन्ह डालने वाला है। महाराष्ट्र को हर बार केंद्र से लगातार बातचीत करनी पड़ी और माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने प्रधानमंत्री जी से स्वयं संपर्क कर बार बार उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसकी बात कही है और वैक्सीन की उपलब्धता हमें मिले। मुंबई महानगर पालिका तो ग्लोबल टेंडर भी इशू किया है, मगर फिर सारे जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने पड़ते हैं ICMR के। और ये वैक्सीन का जो इशू है ये पूरी तरह राज्य के हाथों में नहीं है और इसीलिए बार बार केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। मगर महाराष्ट्र हर एक स्थिति से जूझकर अब ये वैक्सीनेशन भी लगभग हमारे लाखों लोगों ने अब वैक्सीन लिए। 2 करोड़ का आंकड़ा तो महाराष्ट्र ने पार कर चुके कब से, और अब ये वैक्सीनेशन चालू है। प्राइवेट सेंटर्स भी शुरू है, गवर्नमेंट की भी शुरू है, क्योंकि ये जो वैक्सीन की उपलब्धता है, इस उपलब्धता को लेकर ही सारे प्रॉब्लम्स है। और पहले हमारे देश ने काफी सारे लगभग 94 कंट्रीज में हमने वैक्सीन भेजे और आज ये स्थिति है कि हमारे लोगों को देने के लिए वैक्सीन नहीं है। मगर इसमें कोई राज्य रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही महाराष्ट्र राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र ने जिम्मेदारी उठाई है और केंद्र इसको पूरा करे। मनीषा जी, अगर देखें लगातार कि बहुत सारी जगह जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर सवाल खड़े रहे हैं पूरे देश में, हम ये नहीं कह रहे खाली महाराष्ट्र में।
और खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल हैं, ये आपको भी पता है, आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। उसे लेकर क्या आपकी सरकार नया करने जा रही है, और जो स्वास्थ्य सेवाएं निचले स्तर पर हैं, जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं, उसे लेकर क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? जी देखिए, महाराष्ट्र में और मुंबई में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। अब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बेसिकली इसमें जो सबसे गरीब तबके के लोग जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, और जिनको थोड़ा बहुत अगर उनकी आमदनी ठीक ठाक है तो वो प्राइवेट में जाते हैं। अब ये पूरी कोरोना की महामारी ने, हमारे देश ने ये सीख लिया है, ये सभी के लिए एक सीख है, सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट के लिए नहीं है, कि हमको अपनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 मुहिम पहले चलाई। एक तो पहले माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, इसका मतलब है कि मेरा कुटुंब है, उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेनी चाहिए। दूसरा है कि मैं जवाबदार का मतलब है अगर मुझे कोरोना से बचना है या तो मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हूं। और तीसरी जो मुहिम अब महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि माझे गांव कोरोना मुक्त, तो विलेज लेवल तक, क्योंकि पहले कोरोना सिर्फ शहरों तक सीमित था। अब हमने देखा है कि कोरोना जो है गांव देहातों में भी जा रहा है, तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये एक मुहिम चलाई है कि माझे गांव कोरोना मुक्त। तो हर एक सरपंच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब, इन्होंने जो सारे सरपंच हैं, सरपंचों के साथ रोज हजार सरपंचों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि आपके गांव में आप क्या कर रहे हो। तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री सरपंचों से बात कर रहे हैं। और 3 सरपंच है महाराष्ट्र में, पोपटराव पवार, एक महिला भी है नागपुर की, तो इन्होंने अपना गांव पूरा कोरोना मुक्त किया है। और ये नए नए लड़के और लड़कियां हैं जो सरपंच हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमने अपने गांव से कोरोना को किस तरह रोका है और भगाया है। बिल्कुल। और शिवसेना ने शायद ऐसी भी कोई पहल की थी कि उस गांव को कुछ एक धनराशि दी जाएगी वहाँ कार्य करने के लिए। प्राइस डिक्लेरेशन भी किया है जी, प्राइस डिक्लेरेशन किया है। लगभग कुछ 5 लाख या इस प्रकार का है, एग्जैक्ट आंकड़ा मैंने नहीं, मुझे याद नहीं है, मगर ऐसे कुछ एक अच्छी रकम उस गांव को जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम देखें लॉकडाउन की अगर बात करें तो कितना लाभ मिला है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर सवाल भी बड़े खड़े हुए थे, लेकिन आज उसी लॉकडाउन की बदौलत देखिए सब जगह स्थितियां कंट्रोल करने में सभी सरकारें लगी हैं। तो आपको कितना लाभ मिला? देखिए, लॉकडाउन से निश्चित ही लाभ हुआ है। अब जो केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन पिछली बार लगाया था और इस बार महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, वो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, नमूना है लॉकडाउन का। तो जो कंप्लीटली आवश्यक सेवाएं हैं उनको शुरू रखा है। इस बार आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बहुत सारी है, तो ये माइग्रेंट वर्कर्स इस बार कहीं भी फंसे नहीं है। और सबसे बड़ी जो है वो शिव भोजन थाली, ये हमारे गवर्नमेंट का अगर एक यूएसपी है तो ये है शिव भोजन थाली, जो 5 रुपए में कोई भी आदमी गरीब स्तर का जो वो भोजन थाली को अगर आस्वाद लेना चाहता है तो 5 रुपए में, और उसके बाद तो ये कंप्लीटली फ्री कर दी है कुछ महीनों के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि अगर महाराष्ट्र सरकार की है तो ये कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में खाली पेट न सोए, इसके लिए ये एक मुहिम बहुत बेहतरीन है और उसकी बहुत सराहना हो रही है और बहुत ही सक्सेसफुल है। बिल्कुल। मनीषा जी, अगर देखें ये जो छोटे वर्कर्स हैं, जो मजदूर तबका है, जो श्रमिक हैं हमारे भाई, उनको लेकर, क्योंकि इस बार तो स्थिति आपके सामने है, सभी जगह ऐसी स्थितियां रही हैं, वहाँ से पलायन भी हुआ है, वहाँ से लोग वापस भी गए हैं, कुछ लोग वापस भी आए हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या कोई स्कीम, क्या कोई योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाई है? देखिए, ये जो अभी हॉकर्स है, फेरी वाले, तो उनको 1,500 रुपया का पैकेज दिया है। फिर जो रिक्शा चालक है उनको 1,500 का दिया है।
और इस बार लोग फंसे नहीं हैं। पिछली बार जैसे 10-12 लाख लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए थे जो मजदूर थे, और उनके लिए कैंप्स चलाए। इस बार लॉकडाउन केंद्र सरकार ने भी जिस प्रकार से पूरी स्टेट्स को अधिकार दिए कि आप जैसे भी आपको सूटेबल हो उस प्रकार का करें। इस बार ट्रेन शुरू थे, वाताहत सब जो थी सारी यातायात, तो वो भी शुरू थी। तो इसलिए और ये पैकेजेस जो गवर्नमेंट ने दिए, जो घरेलू कामगार महिला है वो भी तो माइग्रेंट वर्कर्स में है, तो उनको भी 1,500 का पैकेज दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार जितना कुछ कर सके इस इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया है। और एक जानकारी मैं साथ में जोड़ना चाहती हूँ कि जी महाराष्ट्र में जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं वो नॉर्मल स्थितियों में भी ये लोग अप्रैल मई जून ये अपने अपने देहात में जाते हैं, क्योंकि वहां उनके कुछ फसल और खेती के काम होते हैं। तो वैसे भी ये सारे अपने देहात में जाते और जून जुलाई में वापस आ जाते हैं। तो मगर इस बार की ये समस्या क्योंकि ट्रेन्स वगैरह जो बाहर गांव की ट्रेन्स है वो शुरू थी, लोकल ट्रेन्स भी शुरू थी, जो ऐसी सेवाएं जैसे पार्लर्स हो या जिम्नेशियम हो, स्विमिंग पूल्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, इनको कंप्लीटली बंद कर दिया था। बाकी काफी सारी जो कंस्ट्रक्शन शुरू है इसको कहीं पे रोका नहीं है। जो रिपेयर्स के काम है, जो बारिश के पहले मुंबई महानगर पालिका जो साफ सफाई का काम करती है वो सारा शुरू था। जी मनीषा जी, एक सवाल यहाँ और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तीसरी लहर की बात हो रही है, भगवान ना करे ऐसी कोई लहर आए, लेकिन क्योंकि दूसरी लहर ने हर किसी को हम कहेंगे हिला दिया, तो तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, ऑक्सीजन की क्या तैयारियां हैं, उसके अलावा बच्चों के बेड को लेकर, क्योंकि हर जगह ये सवाल खड़ा हुआ है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें एक युवा वर्ग और जो बच्चे हैं वो शायद प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल सही पूछा आपने। एक तो ये कि अब जो तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर में हमें हमारी कमियां पता चली, ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमतरता। अब सारे हॉस्पिटल्स ने अपने अपने ऑक्सीजन प्लांट, जो मेजर हॉस्पिटल्स है और जो मीडियम लेवल के हॉस्पिटल्स है, उन्होंने अपने अपने ऑक्सीजन प्लांट रेडी किए हैं। हमने इस बार पहली बार जो खाली सिलेंडर्स है ऑक्सीजन को, इसके बाय एयर भेजे हैं और रिटर्न में वो बाय रोड आए हैं। तो ये एक दूसरा अच्छा काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि ऑक्सीजन हो या जो दवाइयाँ रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमैब है, इसके लिए पूरा नियंत्रण किया है ताकि कम से कम ब्लैक मार्केटिंग हो। देखिए ये अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स तो रहते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी अपना उसमें उल्लू सीधा करते हैं। मगर महाराष्ट्र सरकार ने हॉस्पिटल के बिल्स पर कैपिंग लगा दिया है, हर एक चीज के रेट्स डिसाइड किए हैं ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी लूट नहीं होगी। तीसरी बात जो अब जहाँ सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तीसरी वेव आएगी, तो तीसरी वेव के लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बच्चों को इफेक्ट करने वाली है। तो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना है, एक नॉर्मल टास्क फोर्स तो है, फिर एक आयुष के अंदर भी जो यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इनका भी एक टास्क फोर्स अलग है। तीसरा टास्क फोर्स जो बनाया है वो है पीडियाट्रिक टास्क फोर्स, और उसमें एक 10-12 डॉक्टर्स की टीम है जो पूरे महाराष्ट्र में मॉनिटर करेगी। सारे हर एक महाराष्ट्र के जिलाओं में तालुका लेवल पर पीडियाट्रिक वार्ड्स, टेम्पररी वार्ड्स खड़े किए गए। कहीं 200, 500, 1000 बच्चों की कैपेसिटी, अगर थर्ड वेव आती है, सचमुच ही भगवान न करे कि हमारे बच्चों के ऊपर आफत आए, तो उसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार तैयार है। बिल्कुल। अगर हम देखें मनीषा जी, पहले कोरोना और अब बारिश, लगातार मुंबई के ऊपर, और बहुत सारे सवाल और भी लोगों के हमेशा मुंबई निशाने पर रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, उसे लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, अब उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? बारिश को लेकर कितने तैयार हैं, और बारिश के साथ साथ कोरोना भी साथ साथ चल रहा है, उसे लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है? देखिए कोरोना का आज का मैं आंकड़ा बताती हूँ कि धारावी जैसा एक कॉन्सेंट्रेटेड स्लम है, झोपड़पट्टी है, वहां पर लगातार दूसरे दिन आज एक भी पेशेंट नहीं है। काफी जो कोरोना के बड़े बड़े हमने कोविड सेंटर्स बनाए हैं
लगभग 10-12 बड़े बड़े सेंटर्स मुंबई में हैं, आज उसमें 10% भी पेशेंट नहीं है। ये हुई कोरोना की स्थिति। दूसरा आपने जो मुझे पूछा कि बारिश को लेकर मुंबई की क्या तैयारी है। देखिए अप्रैल मई महीने से ही जो नालों की सफाई होती है वो शुरू हो जाती है, ट्री कटिंग जो होता है वो शुरू हो जाता है। और देखिए मुंबई एक 7 आइलैंड्स का बना हुआ एक शहर है। अगर आपको मुंबई की भौगोलिक स्थिति का आप अभ्यास करें तो ये पता चलता है कि मुंबई जो है एक आइलैंड सिटी है। और ये एक आइलैंड दिखने में एक आइलैंड है, मगर ये असल में 7 आइलैंड्स हैव बीन जॉइंड टुगेदर। अब ये ब्रिटिशों के ज़माने से ये शुरू हुआ है और इसीलिए मुंबई में कई जगह लो लाइंग एरियाज है, जो भौगोलिक स्थिति वो नीचे है। मुंबई का जो शेप है वो एक कप और सॉसर की तरह, एक सॉसर की तरह है। और कई पहाड़ी एरिया भी है, तो जहाँ पर पहाड़ी रीजन्स है वहाँ पर धूप प्रतिबंधक योजनाएं बनी हैं। नाले सफाई लगभग 80-85% पूरी हो चुकी है। जो नदियां हैं, मुंबई में 5 नदियां बहती है। अब ये किसी को यकीन नहीं होगा, आज भले ही वो एक नाले की तरह दिख रही हो, मगर ये नदियां हैं। उसकी जो साफ सफाई है वो शुरू कर दी है। देखिए मुंबई में पंपिंग स्टेशन, आज लगभग 400 पंपिंग स्टेशन छोटे और बड़े मिलाकर मुंबई महानगर का पालिका तैयार है। अब ऐसा है कि मुंबई में जो बारिश होती है तो वो लगभग कभी कभी तो 200 मिलीमीटर, 400, 500 मिलीमीटर के ऊपर तक जाती है। तो हर एक शहर, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे और भी मलेशिया हो, कोई भी बड़ा शहर आप ले या कोई भी कंट्री में ले, कि जो आइलैंड सिटीज है उनमें ये हमेशा समुद्र का पानी अंदर आना, ये समस्या सभी शहरों में है। चाहे किसी भी प्रगत देश में भी आप क्यों ना देख ले, तो ये, और जो समुद्र के किनारे नहीं है उनको भी ये समस्या है। तो ये जो है, ये स्थिति कोई 25-50 साल आज हो गए हैं, मगर इसमें जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बारिश कितनी बढ़ गई है। और लोक संख्या, मुंबई की लोक संख्या, आप देखेंगे कि मुंबई में 1 करोड़ लोग की कैपेसिटी है, मगर आज 2.25 करोड़ के लगभग लोक संख्या है। तो ऐसी इतनी भारी लोक संख्या को इतने सारी सर्विसेज आज मुंबई महानगर पालिका केटर कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। पानी, आप देखेंगे कि आज मुंबई का पानी सबसे साफ पानी है, साफ सुथरा पानी आज मुंबई को लोग पी सकते हैं। द वाटर क्वालिटी ऑफ नेचुरल, जो हमारे नल में से जो पानी आता है घरों में विदाउट फिल्टर, इवन दैट वाटर क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट। तो ये सारी जो मुंबई महानगर पालिका की उपलब्धियां हैं, हाँ बारिश होती है, पानी कुछ घंटे रहता है, निकल भी जाता है, तो ये एक भौगोलिक समस्या है। अब उसको अगले हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मगर ठीक है, उसको थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल होना भी चाहिए, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट चाहिए भी हैं। एक और सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ कि हाँ, जो मुंबई नगर पालिका है अपने आप में बहुत बड़ी एक पालिका है, बिल्कुल। उसके जो सफाई कर्मी हैं उनके सामने दोहरे चैलेंज हैं। आप देखिए बरसात से भी उन्होंने लड़ना है और कोरोना से भी लड़ना है, और ड्यूटी 24 घंटे उनकी लगी रहती है। तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है? उनके लिए क्या कुछ नई योजनाएं उनको कुछ दिया जा रहे हैं, कुछ लाभ उनके लिए दिए जा रहे हैं? उसे लेकर क्या योजना है आपकी? देखिए इसमें ऐसा है कि ये भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जी, जो नाले सफाई की काम करते हैं, उनको वैक्सीनेशन हो, उनका जो मेडिकल बेनिफिट्स है उसके बारे में भी मुंबई महानगर पालिका, क्योंकि काफी सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी है जी, सभी परमानेंट वर्कर्स नहीं है, मगर फिर भी जब ये अभी मशीनरी भी हमने लाई है कि ताकि ये जो एक बहुत ही इनह्यूमन लगता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान गटर में उतरता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा मशीनरी से क्लीन किया जाने के लिए प्रोविजंस दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले 50 साल में के पहले और आज में बहुत सारा फर्क आ चुका है। नहीं, बिल्कुल फर्क आ चुका है। वैक्सीन को लेकर हम ये कहेंगे कि क्या अपील आप करना चाहेंगी, और कोरोना से बचने के लिए भी अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, तो लोग आपकी बातों को काफ़ी मानते भी हैं और विश्वास भी आपके ऊपर
करते हैं, क्या अपील आप करेंगे? देखिए, हर एक लोक प्रतिनिधि जो है शिवसेना के, हम सभी लोग 24/7 काम करते रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। हमारे क्षेत्र में हम वहाँ पर मौजूद रहते हैं और लोगों को यह बार बार अपील करते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से और 1-to-1 बेसिस पर कि आपको जो मास्क है और हाथ साफ सुथरे रखना, ये दो अहम चीजें हैं जो हमको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। देखिए, पहले गैस्ट्रो के केसेस बहुत रहते थे, आज गैस्ट्रो जैसी बीमारियां बहुत कम हो चुकी है। बारिश में जो हमेशा गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स रहती थी, वो बहुत कम हो चुकी है। लोगों से मैं बार बार यही अपील करूंगी कि अपना मास्क जो, वो ही हमारी ढाल है और हमारा हमने अपने हाथ को बारंबार हमने क्लीन रखना चाहिए, चाहे हाथ से पानी या साबुन से धोए या सैनिटाइजर से उसको क्लीन रखे। ये दो बातें हैं। स्पिटिंग न करे, जो रास्ते पर थूकना है वो बंद होना चाहिए, उसका भी फाइन मुंबई महानगर पालिका ने लगभग 1000 रुपया कर दिया है। तो ये लोग जब तक जागरूक नहीं होते और हर एक व्यक्ति ने जैसे भी हो, हमारा टर्न जब आए तब वैक्सीनेशन करना है। वैक्सीनेशन के लिए डरना नहीं चाहिए कि वैक्सीन से ये होगा वो होगा, ये जो भ्रम फैलाए जाए, कुछ लोग सोशल मीडिया के द्वारा वैक्सीन के बारे में गलत सलत बातें करते रहते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सारे वैक्सीन जो है वो सेफ है। जब आईसीएमआर हमारे गवर्नमेंट ने जिनको वेरीफाई किया है, तो जो वैक्सीन अवेलेबल है और जैसे जैसे आपका टर्न आएगा तो वैक्सीन ये सबको एक बचाने का अच्छा तरीका है। वैक्सीन ले, दूसरों को भी प्रेरित करे। कुछ लोग जो भ्रम फैलाते हैं, उनको भी मैं कहूंगी कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है, हर एक को वैक्सीन लेना चाहिए। मनीषा जी, आपने अपना समय हमें दिया कीमती, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, लोगों के बीच में लोकप्रिय रहिए जी। तो ये थी, थैंक यू, धन्यवाद, विधायक मनीषा कायंदे जी। और तेज तरार विधायक हैं, लगातार अपना सक्रिय रहती हैं, लगातार कार्य कर रही हैं। कोरोना में इनके द्वारा किए गए कार्यों को लोग सराह रहे हैं। ऐसे में ये भी यही कह रही हैं कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, आप मास्क पहनिए, अगर कोरोना से जीतना है तो हमें ये करना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।